आज के गोट श्रृंखला में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कल चर्चा में रहा। तो देखते हैं पहला खबर क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ड्रोन का रिमोट अपने हाथ में लिए हुए हैं। ड्रोन का रिमोट ये देख रहे होंगे उनके हाथ में है और यह ड्रोन है। दरअसल कल हरेली था। हरेली खगोल की आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिकता का अनूठा संगम है। वैज्ञानिकता इसलिए साथियों क्योंकि आटे के साथ सतावर और लोध्र मिलाकर पशुओं को दिया जाता है ताकि इससे उनकी पशुओं की बीमारियों से रक्षा हो। तो कल हरेली के दिन छत्तीसगढ़ सरकार इस पर्व को बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार ने अनेक घोषणाएं की, अनेक योजनाओं की शुरुआत की। उसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इन्होंने इस दौरान यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर ड्रोन की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर ड्रोन की, तो एग्रीकल्चर ड्रोन को समझ लेने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ड्रोन क्या है। तो ड्रोन क्या है? ड्रोन दरअसल अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको लघु रूप में एवी के नाम से भी जाना जाता है। एवी के नाम से भी जाना जाता है और ये आप देख रहे होंगे और इसको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। रिमोटली कंट्रोल का किया जाता है, इसका अर्थ है कि इसको दूर से ही संचालित किया जाता है। तीसरी बात इसमें जो मुख्य है वो यह है कि इसमें कोई पायलट नहीं होता। इसमें कोई पायलट नहीं होता, ना ही इसमें कोई क्रू होता है क्योंकि यह अनमैन्ड है। चौथी बात है कि ये जो यूएवी है जिसको सामान्य भाषा में ड्रोन के नाम से जाना जाता है, इसके अनुप्रयोग साथियों कई क्षेत्रों में है। जैसे कि डिफेंस में किसके लिए? तो बॉर्डर सर्विलेंस के लिए कर सकते हैं इसका प्रयोग हम लोग। हथियारों की आपूर्ति के लिए सियाचिन ग्लेशियर जो अत्यधिक ऊंचाई में है वहाँ तक वाहन जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे वाले क्षेत्र से, घाटी क्षेत्र से ड्रोन के जरिए हम लोग हथियार पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं, सर्विलेंस के लिए कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर में किसके लिए? उर्वरकों के लिए, उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों के छिड़काव के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कीटों और जो बीमारियां होती हैं उनकी निगरानी के लिए भी हम लोग ड्रोन का प्रयोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। मुंबई में मलेरिया के नियंत्रण के लिए डीडीटी का छिड़काव भी ड्रोन के जरिए किया गया था। तो ड्रोन के कई अनुप्रयोग हैं दैनिक जीवन में और ये आप 3 अनुप्रयोग देख रहे हैं। अभी 5G आने से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में और बढ़ोतरी होगी क्योंकि ड्रोन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो लेटेंसी की ज़रूरत होती है। तो इस ड्रोन का, इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का आप अनुप्रयोग एग्रीकल्चर में साथ ही देख रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी एग्रीकल्चर ड्रोन की शुरुआत की गई है। इस ड्रोन के जरिए फसलों में उर्वरकों का, कीटनाशकों का और शाकनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी के हाथ में यह है। हाँ, अभी इस ड्रोन के जरिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? जब हम लोग ड्रोन के जरिए छिड़काव करेंगे तो हम लोग मात्र आधे घंटे में 30 मिनट में ही 4 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं, जबकि पारंपरिक विधि से 1 एकड़ में ही छिड़काव करने में 3 घंटा का समय लगता है। तो इससे किसानों की समय लागत में कमी आएगी और एक मशीन से हम लोग 20 गांव में एक मशीन 20 गांव के लिए पर्याप्त होगी। यहाँ पर देख रहे हैं इससे, और इसमें एक अच्छी चीज़ की गई है क्या? तो ये जो ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी होगी स्थानीय युवाओं को दी जाएगी। ड्रोन संचालन की
जिम्मेदारी स्थानीय युवाओं को दी जाएगी ताकि वहाँ स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ावा मिले। इसके लाभ क्या हैं? तो देखिए, जब हम लोग पारंपरिक विधि से जाते हैं तो हमारे किसान कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, तो इसके कारण जब उर्वरकों का, कीटनाशकों का, शाकनाशकों का छिड़काव करते हैं खेत में तो वो सही मात्रा में नहीं कर पाते हैं और हाथ के जरिए एक उचित मात्रा में हो नहीं सकता है। तो ड्रोन के जरिए हम लोग सही निर्धारित मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो उर्वरक है उसकी खपत में कमी आएगी, किसानों को कम उर्वरक लेने पड़ेंगे। जब हाथ से छिड़काव करते हैं हम लोग, उस वक्त क्या होता है कि हम लोगों से ज़्यादा छिड़काव हो जाता है, तो ज़्यादा उर्वरक खरीदना पड़ेगा, तो आर्थिक लागत भी बढ़ती है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, समय लागत और आर्थिक लागत दोनों को यह कम करेगा। समय लागत और आर्थिक लागत को कम करेगा और सही निर्धारित मात्रा में जाएगा तो उससे फसलों को भी फायदा होता है। कभी कभी किसान हाथ के जरिए जब उर्वरकों का छिड़काव करते हैं तो उनसे ज़्यादा मात्रा में डल जाती है, तो वैसे ही जब यूरिया ज़्यादा मात्रा में डल जाती है तो वह फसल जल जाती है। तो यहाँ फसल को भी फायदा आप पहुँचते देख रहे होंगे। और पारंपरिक विधि से रासायनिक उर्वरकों की छिड़काव के लिए लेबर की भी एक प्रमुख समस्या है, फसल क्षति में कमी आएगी। दूसरा आप देख रहे होंगे तो एग्री एम्बुलेंस की भी शुरुआत की गई है। एग्री एम्बुलेंस में दो चीज़ें बताई गई हैं अभी सरकार के द्वारा। यह जो एम्बुलेंस होगा मृदा की जांच करेगा। मृदा की जांच बहुत ज़रूरी रहती है। मृदा के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों के आधार पर ही फसल का चयन किया जाता है, उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है, शाकनाशकों का और कीटनाशकों का चयन किया जाता है। तो यह एग्री एम्बुलेंस के माध्यम से मृदा का जाँच किया जाएगा और इस एग्री एम्बुलेंस में जैविक खाद का भी विक्रय किया जाएगा। उस एम्बुलेंस में जैविक खाद भी रखा रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट होंगे ये पीपीपी मॉडल पर चलाए जाएंगे। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार और प्राइवेट क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो दोनों काम किया गया है, एग्रीकल्चर ड्रोन और एग्रीकल्चर एम्बुलेंस, ये दोनों किस में आएंगे? तो छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकीकरण के तहत। कृषि का जो यांत्रिकीकरण है वो अपरिहार्य है, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अगर हम लोग किसानों की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, सभी लोगों का खाद्य सुरक्षा चाहते हैं, तो कृषि में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। तो यह एग्रीकल्चर ड्रोन और एम्बुलेंस कृषि यांत्रिकीकरण के तरफ प्रयास है। इसी को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर एक पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर का भी शुभारंभ किया गया है। पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर की भी शुरुआत की गई है। ये कल्टीवेटर का मतलब होता है जुताई। तो यह मशीन क्या करेगी? जुताई करेगी। और मशीन जुताई करेगी। यह दरअसल साथियों क्या होता है कि अगर हम लोग अगर कृषि यांत्रिकी को बढ़ावा देना है तो सभी पक्षों पर देना पड़ेगा। अगर जो खेत की जुताई पारंपरिक विधि से होती है तो वहाँ पर जब बुआई के लिए मशीन चलाया जाता है तो बुआई वाली मशीन अच्छे से कार्य नहीं करती है। पारंपरिक विधि से पहले जुताई की जाती है, फिर उसका पाटा किया जाता है। तो इस विधि में डायरेक्ट पाटा और जुताई एक साथ होगी। ये जो कल्टीवेटर देख रहे हैं पशु से चलेगा, यह पशु से भी चलेगा, बैटरी भी रहेगी। तो ये जो पशु चलित बैटरी कल्टीवेटर है यह उत्पादन को बढ़ावा देगा, पशुओं के बोझ को भी कम करेगा। ये आप देख रहे हैं, इसके लाभ लिखे हैं। पशुओं का बोझ कम होगा, आर्थिक और समय लागत में भी तो कमी आएगी। पारंपरिक विधि से जुताई करते हैं, उस जुताई में भी काफ़ी लंबा समय लगता है और साथ में वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आगे भी कई प्रकार की समस्या आती है। तो यह जो कल्टीवेटर है पशु से भी चलेगा, बैटरी से भी चलेगा, तो पशुओं को कम बोझ उठाना पड़ेगा। तो जो चौथा यहाँ पर कृषि यांत्रिकीकरण था वो है प्लांटर। प्लांटर का प्रयोग बीजों को कतारबद्ध सही
उचित दूरी पर बुआई करने के लिए किया जाता है। प्लांटर का काम कतारबद्ध बीजों की बुआई करने के लिए किया जाता है और इस प्लांटर के जरिए हम लोग उचित दूरी रख पाते हैं दो बीज के बीच में। हाथ से करते हैं तो वह दूरी सही नहीं हो पाती। तो कृषि यांत्रिकीकरण के तरफ आप यह देख रहे हैं 4 कदम उठाए गए हैं हरेली के दिन 28 जुलाई 2022 को। पहला है एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, दूसरा है एग्री एम्बुलेंस, तीसरा है पशु चलित बैटरी ऑपरेटर कल्टीवेटर और चौथा है प्लांटर। आइए देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकीकरण को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कृषि यांत्रिकीकरण को लेकर एक सबमिशन योजना चलाया जा रहा है जो 2014-15 में शुरू हुआ था। इस योजना से क्या होगा, इस योजना से छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अभी छत्तीसगढ़ में 2805 सेवा केंद्र कार्यरत हैं। राज्य में कृषि सेवा केंद्रों की संख्या 2805 है और जो भी व्यक्ति इस कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना करेगा उसे सरकार 10 लाख की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी। प्रीलिम्स की दृष्टि से यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन सा? 10 लाख और 2805। तो यह जो देख रहे हैं कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना, इसके तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जाती है। सरकार इसके लिए 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की संख्या 2805 है। अभी ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है तो आप यहाँ देख रहे होंगे, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि कार्यों को उचित समय पर सुगमतापूर्ण खत्म करना और लघु एवं सीमांत किसानों को किराए पर, यह महत्वपूर्ण है, लघु एवं सीमांत किसानों को किराए पर उन्नत कृषि एवं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है ताकि जो कल्टीवेटर है, हैप्पी सीडर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, किसानों को किराए में मिल पाए क्योंकि लघु एवं सीमांत किसान उसको स्वयं से नहीं खरीद सकते। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह सबमिशन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2014-15 में और इसके तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जाती है। अभी 2805 से कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है और एक कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रति व्यक्ति को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आइए चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ और देखते हैं छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी साथियों शुरू हो गई है। कब से शुरू हुई है तो 28 जुलाई 2022 से हरेली पर्व के अवसर पर। कहां से की गई है तो दुर्ग से की गई है और इसमें आइए इसको और समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप इस पर जरूर गौर फरमा लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में पश्चाताप के अलावा और आपके पास कोई विकल्प बचा नहीं रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यह लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी शुरू। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है पूरे भारतवर्ष भर में। पूरे भारतवर्ष भर में अगर किसी ने गौमूत्र की सर्वप्रथम खरीदी की है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अभी इसका उद्देश्य तो हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। उद्देश्य ही तो हमें दिशा बताते हैं, उद्देश्य ही तो हमें रूपरेखा देते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस गौमूत्र की खरीदी के लिए सरकार का उद्देश्य क्या है तो पशुपालकों के लिए आय का जरिया निर्मित करना और पशुपालकों का संरक्षण एवं संवर्धन करना और तीसरा क्या है जैविक खेती का विस्तार करना। तो यह सरकार का उद्देश्य है। अगर गौमूत्र की खरीदी होगी तो लोग पशु को अपने घर में रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो इस तरीके से पशु का संरक्षण और संवर्धन भी होगा। जैविक खेती कैसे? गौमूत्र से वहाँ पर कीटनाशक और जीवामृत बनाए जाएंगे और यह जो जीवामृत और जो कीटनाशक हैं रासायनिक उर्वरकों का स्थान लेंगे, इसीलिए यह क्या है जैविक खेती भी इसका उद्देश्य है। और ये महत्वपूर्ण बात यह है, यह गोधन न्याय योजना का विस्तार है। आज ही के अवसर पर 2 साल पूर्व 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। उसी योजना का आज 28 जुलाई 2022 को शुरुआत
उसी योजना का विस्तार किया गया है। विस्तार में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। कहाँ से की गई है? तो ग्राम करसा से, और जिला कौन सा है? तो दुर्ग, और विकासखंड पाटन है। कितने में खरीदा जा रहा है? तो 4 रुपए प्रति लीटर में खरीदा जा रहा है। इससे क्या बनाया जाएगा? तो जीवामृत बनाया जाएगा और कीटनाशक बनाया जाएगा। जीवामृत क्या है इसको भी जान लीजिए। जीवामृत एक प्रकार का द्रव उर्वरक है, ध्यान रखेंगे, उर्वरक है, यह द्रव उर्वरक है, कीटनाशक नहीं है, ना ही ये शाकनाशी है, उर्वरक है यह मृदा में पोषणता को बढ़ाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको ग्रोथ प्रमोटर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोथ प्रमोटर के नाम से भी जीवामृत को हम लोग जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है? जल होता है, काऊ डंग होता है, गोबर होगा और काऊ यूरिन, इन तीनों को मिलाकर और इन तीनों को मिलाकर यह बनाया जाता है। साथ में इसमें हम लोग आटा भी मिला सकते हैं और गुड़ को भी मिलाया जाता है, जैगरी। तो इन लोग को क्यों मिलाया जाता है? ताकि वहाँ जो सूक्ष्म जीव हैं जो इसको उर्वरक में तब्दील करेंगे, फंजाई होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनको मदद मिलती है। किससे? तो फ्लोर से, जैगरी से। यानी कि फ्लोर और जैगरी ये जो दोनों होते हैं ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसको उत्प्रेरित करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को। कौन से सूक्ष्म जीवों को? तो बैक्टीरिया को और कवक को, ताकि वो जल्दी से किण्वन करके गाय के गोबर का और गाय के मूत्र का और उसको उर्वरक में तब्दील कर सकें। तो जीवामृत एक प्रकार का द्रव उर्वरक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यह महत्वपूर्ण बात है, आपकी परीक्षा में आने के इसके प्रबल चांसेस हैं। आइए अगले सुर्खी की तरफ चलते हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में जैविक खाद का निर्माण कर रही महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी जैविक खाद की प्रति किलो मात्रा पर 1 रुपये तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 10 पैसे की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो गौठानों का प्रबंधन करती हैं, उनको 7 जुलाई 2022 तक ये जो महिला स्वयं सहायता समूह गोबर की खरीदी कर रही हैं, उन्होंने जो भी गोबर खरीदा है 7 जुलाई 2000 के पहले तक उनको हर किलो पर 1 रुपये का, उनको हर 1 किलो पर 1 रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा, हर किलो पर 1 रुपये का। लेकिन कब तक? जो खरीदी 7 जुलाई 2000 पहले से उन्होंने कर रखा है। किन्होंने? तो महिला स्वयं सहायता समूह ने। यही तो है जो गौठान का प्रबंधन करते हैं। और जो प्राथमिक कृषि साख समितियां होती हैं जो जैविक खाद का विक्रय करती हैं किसानों को, उनको प्रति किलो पर 10 पैसे का बोनस दिया जाएगा, 10 पैसे का बोनस दिया जाएगा। और इसमें भी यह शर्त लागू होगी 7 जुलाई 2022 तक। तो जिन्होंने 7 जुलाई 2022 तक प्राथमिक कृषि साख समितियों ने जो भी जैविक खाद विक्रय किया था उनको प्रति किलो पर 10 पैसे का बोनस प्रदान किया जाएगा। यह जो प्राथमिक कृषि साख समिति है यह जिला सहकारी बैंक मर्यादित के तहत कार्य करती है। छत्तीसगढ़ में ये जो प्राथमिक कृषि साख समिति है इसकी संख्या 2058 है और इसको अंग्रेजी की भाषा में पैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो जिला सहकारी बैंक मर्यादित हैं जो पैक्स को कंट्रोल करती हैं, तो जिला सहकारी बैंक मर्यादित को कौन कंट्रोल करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, जिसको अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 10 पैसा है और जो 1 रुपये है यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि किसको 1 रुपये दिया गया है, तो 1 रुपये वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है, जबकि 10 पैसे प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको सामान्य भाषा में सोसाइटी कहा जाता है, उसको दिया गया है।